जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो प्रीवियस ईयर में आपके 10वीं कक्षा में जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, खास करके आपके जीव विज्ञान के इस तरफ तो उसमें हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न पत्रों के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने एक एक करके देखना है हम सबों को। और ये हम लोगों के लिए रिवीजन क्लास होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पूरा कंसेप्ट हम लोग करके हम लोग आसानी से समझेंगे। देखिए, पहला जो सवाल है ना, वो है उत्तक संवर्धन की परिभाषा। क्या है उत्तक संवर्धन? देखिए, उत्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? टिश्यू कहते हैं, है ना। और संवर्धन माना होता है बनाना। तो यहाँ पर कल्चर है, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, पौधों के, जैसे कि पौधों में अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कि आपका जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, उससे बनते हैं फल, और फल में होते हैं आपके बीज। तो यहाँ पर क्या होता है कि पौधों में जो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, आपके उत्तक होते हैं, भ्रूण होते हैं, तो इन सबों को लेकर के ना हम लोग क्या करते हैं प्रयोगशाला में। और प्रयोगशाला क्या है? एक प्रकार का आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है ना, जिसको हम लोग लेबोरेटरी कहते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पौधों की कोशिकाओं को लेकर के ना उसको पोषक तत्व देते हैं। क्या करते हैं? पोषक तत्व देते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं, तो उसको अगर हम लोग, और दूध से दही बनाने के लिए हम लोग कौन से जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं? लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल करते हैं ना। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस कहते हैं। तो उसको अगर हम लोग पानी में दे दें, तो क्या वो पूरा का पूरा पानी दही बदल जाएगा? नहीं होगा। उसको हम लोग क्या करते हैं, एक पोषक मीडियम में देते हैं, पोषक माध्यम में देते हैं, जिसमें उसको पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को, जिसको हम और आप क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस कहते हैं, उसको फिर हम लोग दूध में डाल देते हैं, और वह पूरी तरह से परिपक्व होकर के विभाजन कर करके पूरा का पूरा जो जिस सामान में रखेंगे, या चाहे कटोरे में या घड़े में रखिए, वो पूरा का पूरा दही बदल जाता है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पौधों के विभिन्न कोशिकाओं को लेकर के, उत्तकों को लेकर के ना हम लोग प्रयोगशाला अवस्था पर क्या करते हैं, पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जिससे क्या होता है, आपके अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनते हैं। तो देखिए, ये अंग्रेजी वर्ड्स है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का ऐसा गुच्छा मिलता है, एक ऐसा समूह मिलता है जिसमें रूट, स्टेम, लीफ विभाजित नहीं होता है। तो इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, कैलस। क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं, है ना। और इसके बाद डिफरेंशिएट होता है, तो एक अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पौधे होते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग इसका डिफिनेशन देखें, तो हम लोग नोट्स भी कर सकते हैं आप, कि पादप उत्तक संवर्धन, या जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो उत्तक संवर्धन क्या होता है? एक आधुनिक और जटिल प्रक्रिया है। क्या है? आधुनिक और जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पौधों के कोशिका, उत्तक, भ्रूण को लेकर के ना हम लोग प्रयोगशाला अवस्था पर, कहाँ पर? प्रयोगशाला अवस्था पर, और उचित पोषक तत्वों की मौजूदगी में ना हम लोग संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। तो ये जो तरीका है पौधे बनाने का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तक संवर्धन में क्या करते हैं हम लोग, उचित पोषक तत्व देते हैं, है ना। और उसके बाद उससे क्या बनता है, मास ऑफ सेल्स बनता है, जो कैसे होते हैं, अविभाजित होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ में ये नहीं बटे होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलस। और उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोशिका हो गया, उत्तक हो गया, भ्रूण हो गया, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्स पौधा। क्या कहते हैं? एक्स पौधा कहते हैं। तो ये आपके हो गए
उत्तक संवर्धन की परिभाषा। और अगर बोलेगा महत्व क्या है, इससे क्या फायदा है, तो हम लोग पहला कहेंगे कि इस प्रकार की विधि से ना हम लोग कम समय में बहुत सारा पौधा तैयार कर सकते हैं। क्या कहेंगे कि उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया से हम लोग कम समय में बहुत सारा प्लांट्स हम लोग ग्रो करा सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा कि इस विधि द्वारा ना हम लोग असंक्रमित पौधा बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? असंक्रमित, यानी कि इससे बीमार पौधा जो है ना तैयार नहीं होगा, समझे। और हम लोग इस विधि से जो है ना हम लोग जल्दी जल्दी और अधिक उत्पाद देने वाला पौधा बना सकते हैं, समझ गए। तो इतना हम लोग कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है अपरा क्या है, इनके काम क्या होते हैं। तो अपरा है ना, अपरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। अब ध्यान से समझिए प्लेसेंटा क्या होता है कि जो आपके माँ है, यानी कि जो कंसीव माताएं होती हैं, यानी कि आप इसको गर्भवती माँ कह सकते हैं, उनके पेट में क्या होता है? बच्चे पल रहे होते हैं। तो जो पेट में यानी कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है ना, या शिशु होता है, वह अपने माँ से जो है ना एक डोरी नुमा संरचना से जुड़ा हुआ रहता है ना, जिसको हम लोग नाभि कहते हैं। उसमें जो एक डोरी नुमा संरचना रहता है, तो उसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। अगर हम लोग इसको किताबी भाषा में जाने तो इस तरह से हम लोग कहेंगे, जो आपके गर्भस्थ शिशु हैं, यानी कि पेट में पल रहे जो शिशु होते हैं ना, वह अपने माँ के साथ क्या करता है? एक डोरी नुमा संरचना से लगा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। उसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। और इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। अब आइए इनके काम क्या है ना, तो इनका क्या क्या काम है। तो चलो भाई हम लोग देखते हैं काम, फंक्शंस की बात करते हैं। तो हम लोग पहला नंबर में करेंगे कि यह क्या होता है? यह आपके गैसों के आदान प्रदान करते हैं। क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। दूसरा है पोषक तत्वों को जो है ना माँ और बच्चों के बीच में जो है क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। और उत्सर्जन का भी काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ फंक्शंस में याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि उत्पादक क्या होता है? क्या होता है? उत्पादक, है ना। तो उत्पादक को हम लोगों ने जो है एक एक करके जो है वहाँ पर भी देखे थे थ्योरी क्लास में, कि जो हम लोगों के पर्यावरण में जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? जैव अजैव का क्या होता है? एक जो है सिस्टम होता है जिसमें जो आपके सजीव हैं वो अपने निर्जीव के साथ अंतः संबंध बनाते हैं और एक तंत्र बनाते हैं जिसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, है ना। तो उसमें जो आपके जो जैव अवयव होते हैं, जैव अवयव किसको बोलते हैं भाई? सजीव घटक को बोलते हैं। यानी प्रकृति में जितने भी सारे जीवित वर्ग हैं उसमें हम लोग सजीव घटक को यानी जैव अवयव को कितने भाग में बांटे थे? 3 भाग में बांटे थे। पहला है उत्पादक, दूसरा क्या था? उपभोक्ता था, और तीसरा क्या था? अपघटन करता था, है ना। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता था। तो ये सारा का सारा था। तो हम लोगों का सवाल है कि उत्पादक से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग क्या कहेंगे? जैव अवयव के वे घटक। क्या कहेंगे? जैव अवयव के वे घटक, या आप लैंग्वेज बदल सकते हैं। जैव अवयव के अंतर्गत आने वाले वैसे घटक जो अपने से भोजन बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, है ना। यानी कि जैव अवयव के अंतर्गत आने वाले वैसे घटक जो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से मेंबर्स आ जाएंगे? आपके विकसित पौधे आ जाएंगे, अविकसित पौधे आ जाएंगे, जिसमें आपके बहुत सारे शैवाल हो गए, है ना, अलग अलग प्रकार के फूल वाले पौधे हो गए। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अब आइए आगे, कह रहा है समजात अंग है। समजात अंग क्या होता है और इनका उदाहरण देना है। तो देखिए समजात अंग जो होता है, जैसे सम माने क्या होता है? बराबर। तो ध्यान में रखिएगा कि वैसे 2 अंग या वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति संरचना क्या होती है? समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं। यानी समजात अंग को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोगस
ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये क्या होता है कि वे अंग जो उत्पत्ति और संरचनात्मक दृष्टिकोण से क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसा होता है, लेकिन जब कार्य की बात आती है तो क्या हो जाता है, कार्य अलग अलग हो जाता है। जैसे मनुष्य है, यानी कि हम लोग हैं, गाय है और पक्षी है। जो आगे वाला जो पैर होता है, अग्रपाद होता है, वह देखिए जैसे मनुष्यों में, हम लोगों में क्या होता है, हाथ का इस्तेमाल काम करने में, खाने में या किसी को चमाटा देने में करते हैं ना। तो यहाँ पर हाथ का क्या काम है, अलग अलग काम है हम लोगों में। और जो है गाय और घोड़ों में क्या होता है, चलने में काम आती हैं। और पक्षियों का जो है अग्रपाद किसमें, उड़ने में काम आती हैं। तो देख लीजिए सबका अग्रपाद क्या होता है, स्ट्रक्चरली समान होते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण से अग्रपाद का जो संरचना होता है ना, ये वाला जो हड्डी होता है यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। और ये क्या होता है, इसमें दो हड्डियाँ होती हैं, क्या होती हैं, रेडियो और अल्ना होती हैं। तो ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना ये सबों में होती हैं। जैसे हम लोगों में, मनुष्य में हो गया, गाय भैंस में हो गया, घोड़ा में हो गया और पक्षी में हो गया। तो देखिए सबका स्ट्रक्चरली ओरिजिनेशन समान है, लेकिन काम अलग अलग है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना क्या होती हैं, समान होती हैं, लेकिन कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो वैसे अंगों को क्या कहते हैं हम लोग, समजात अंग कहते हैं। और हम लोग उदाहरण में क्या लिखेंगे, मनुष्य, घोड़े और पक्षियों के अग्रपाद। मनुष्य में अग्रपाद काम करने के लिए, लिखने के लिए, खाने के लिए किया जाता है। घोड़ा और गाय में चलने और दौड़ने के लिए करता है। और पक्षियों में किसके लिए, उड़ने के लिए करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके समजात अंग हो गए एक दूसरे के, है ना। उसके बाद है हार्मोन्स की क्या परिभाषा है। हार्मोन्स जो होते हैं ना, हार्मोन्स की क्या परिभाषा है, तो कहेंगे वैसे स्राव जो कहाँ से निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। और हम लोग इस पर जो है कंप्लीट जो है हम लोग समझ चुके हैं कि हमारे शरीर में कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप 10th और 12th में जो है प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, है ना, कि हम लोगों के शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वह किस किस पोजीशंस पर होती हैं और कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि जो हम लोग के परागन है, परागन की परिभाषा भी जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। परागन जिसको हम लोग पॉलिनेशंस कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जब परागकण जो होते हैं ना, परागकोश से निकलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं भाई, वर्तिकाग्र तक। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, परागन कहलाती हैं। यानी कि परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। क्या कहलाता है, परागन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और भी कुछ टॉपिक्स हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि एकलिंगी पुष्प किसको कहते हैं भाई, यानी कि वैसे पुष्प जिसमें या तो नर या तो मादा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एकलिंगी पुष्प कहेंगे। अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आपके फूल आ जाएंगे, पपीता हो जाएगा, परवल हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा। ये सब के सब क्या है, एकलिंगी पुष्प हैं। क्या है, एकलिंगी पुष्प हैं। और द्विलिंगी पुष्प किसको कहते हैं, यानी बायसेक्सुअल जिसको कहते हैं। तो वैसे पुष्प को कहते हैं भाई जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग दोनों होते हैं, उसको क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। जैसे आपका गुलाब है, अड़हुल है, ये सब द्विलिंगी है ना। और याद रखिएगा पुष्प के डंठल को हम लोग क्या कहते हैं। और ये सब हम लोग ऑफलाइन बेचेज में जो है ना, जब हम लोग साथ में ऑफलाइन में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग इसका जो है एलएस ऑफ फ्लावर भी देखे थे ना। तो पुष्प का जो डंठल होता है क्या कहलाता है, पुष्प वृंत कहलाता है। क्या कहलाता है, पुष्प वृंत, जिसको हम लोग पेडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं, है ना। ये सब हम लोग देख चुके थे। और फल को पकाने वाला कौन सा हार्मोन्स होता है, बताइए, फल को पकाने में जो है कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, तो होते हैं एथिलीन। क्या होते हैं, एथिलीन होते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरे सवाल की तरफ। हम लोगों में कितने दांत होते हैं,
4 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 4 दांत होते हैं। पहला का क्या नाम है? इंसाइजर। क्या नाम है? इंसाइजर। दूसरे का क्या नाम है? कैनायन। क्या नाम है? कैनायन। उसके बाद क्या है? प्रीमोलर। क्या है? प्रीमोलर। उसके बाद क्या है भाई? मोलर। क्या है? मोलर है। तो 4 प्रकार का दांत हो गया। और हम लोगों के जीभ पर जो है ना कितनी श्वेत कलिकाएं होती हैं? तो कहेंगे 3 होती हैं। कौन कौन? फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म और सर्कमवेलेट होती हैं। क्या होती हैं? फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म और सर्कमवेलेट होती हैं। समझ गए? अब आगे हम लोग देखते हैं। होता क्या है कि हम लोगों के जो है ना आहार नाल में जो सबसे लंबे भाग होते हैं वह क्या होता है? छोटी आंत होती है ना। तो छोटी आंत में कितने हिस्से? 3 हिस्से ना। पहला हिस्सा क्या होता है बताइए? पहला हिस्सा क्या होता है? डियोडिनम। क्या होता है? डियोडिनम। दूसरा क्या होता है? जेजुनम। पहला हिस्सा डियोडिनम, दूसरा क्या हो गया? जेजुनम, और उसके बाद क्या हो गया? इलियम हो गया। यानी याद रखिएगा डियोडिनम, जेजुनम और इलियम हो गए। अब आइए कि हम लोगों के मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथियां? बताइए लार ग्रंथियां जो होती हैं कितनी जोड़ी होती हैं? तो कहेंगे 3 जोड़ी होती हैं। पहला का क्या नाम है? पेरोटिड। क्या नाम है? पेरोटिड। दूसरा का क्या नाम है? सबमेंडिबुलर। क्या है भाई? सबमेंडिबुलर है। और उसके बाद तीसरा क्या है? सबलिंगुअल। क्या है? सबलिंगुअल है। यानी कि 3 लार ग्रंथियां पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल है। ठीक है। अब अगला सवाल कहिए कि जो हम लोगों के अवशेषी अंग होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो अवशेषी अंग क्या होता है? बताइए अवशेषी अंग किसको कहते हैं? हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वजों में क्या थे? कार्यरत थे, मतलब काम करते थे। अब वो काम क्यों करते थे बताइए? क्योंकि हमारे पूर्वज उसका उपयोग करते थे, है कि नहीं? अगर क्या होता है किसी भी अंगों का इस्तेमाल किया जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है। तो उसी तरह से हम लोगों के जो शरीर में कुछ अंग थे ना या अभी भी है ना, वो हमारे पूर्वज जो थे अलग अलग रूपों में वो उसका उपयोग करते थे। तो उस समय वो हमारा अंग शरीर का ना कार्यरत था, है ना, काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बदलते चले गए, हम लोग का घर बदलता चला गया, हम लोग का भोजन बदलता चला गया, फिर हम लोग क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। यानी कि आदि मानव से वर्तमान मानव बन गए। तो हमारे शरीर में कुछ बदलाव हुआ। कौन सा बदलाव हुआ भाई? कि जिन जिन अंगों का हम लोगों ने समय के साथ किया वे अंग सक्रिय रहे, जिसका इस्तेमाल नहीं किया वो क्या हो गए? निष्क्रिय हो गए, काम करना बंद कर दिए। तो उन्हीं अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? अवशेषी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी। इसको आप आसान भाषा में समझिए कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जिनका हमारे पूर्वजों में उपयोग था, यानी कि वे उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उपयोग नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे पूर्वजों ने उपयोग नहीं किया समय के साथ, इसीलिए कुछ अंग हमारे शरीर में निष्क्रिय हो गए। तो उन्हीं अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। समझ गए? और ये वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग हमारे शरीर में कौन कौन से हैं? तो महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा, जैसे अपेंडिक्स है, बुद्धि का दांत है, नेक्टिटेटिंग परत है जो हम लोग के आँख में पाया जाता है ना, आँख का जो पर्दा होता है वो नेक्टिटेटिंग परत होता है, और हम लोगों के पूंछ होते हैं जिसको हम लोग कोकिक्स कहते हैं ना। अभी भी बंदरों में देखिएगा पूंछ है, लेकिन हम लोगों में पूंछ गायब हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हो गए? ये अवशेषी हो गए। बुद्धि का दांत है ना, ये सारा का सारा जो है अवशेषी अंग हो गया। अब एक क्वेश्चन और करिए, जैसे क्या होता है कि हम लोगों के बड़ी आंत है ना, छोटी आंत जैसे खत्म होता है, यानी कि डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, है ना, तो वो आपका बड़ी आंत का शुरू होता है जर्नी। तो बड़ी आंत में कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन भाई? एक होता है कोलन और दूसरा क्या होता है? रेक्टम होता है। क्या होता है? कोलन और
रेक्टम होता है। अब एक्सोक्राइन ग्रंथि किसको कहते हैं, यानी कि एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो स्राव होते हैं, उसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, और जो आपके बहिर्स्रावी ग्रंथि से निकलते हैं उसको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहिर्स्रावी ग्रंथि में जो आपके नलिका ग्रंथियां होती हैं, इसमें नलिका मिलेगी, और अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होती हैं, और उनसे जो निकलने वाले जो स्राव होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, हार्मोन्स कहते हैं। और बहिर्स्रावी ग्रंथि से निकलती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। तो हमारे शरीर में कौन कौन से बहिर्स्रावी ग्रंथि होती हैं, जैसे हम लोग के लार ग्रंथियां होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, ये सब के सब क्या हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि हैं, ये सब कैसी हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियां। और एक होती है मिश्रित ग्रंथियां, जैसे हम लोग के शरीर में अग्नाशय है ना, जो हम लोग के आमाशय के जस्ट नीचे होते हैं अग्नाशय होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं ना। या इसका एक और नाम है आपका, क्या है, लक्षद्वीप की कूपिका, है ना। इसमें आपके जो है बीटा सेल से इंसुलिन निकलते हैं, और इसी में इम्बैलेंसिंग के कारण, असंतुलन के कारण क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है, जिसको हम लोग मधुमेह बीमारी कहते हैं, है कि नहीं। अब देखिए हम लोगों के यहाँ पर जो है ना क्या होता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स बनता है कि नहीं। यहाँ पर जो थायराइड पाराथायराइड रहता है, और इसी में आयोडीन के असंतुलन के कारण कौन सा रोग होता है, इसमें होता है घेंघा। क्या होता है, घेंघा होता है। तो ये सारा जो है आप ध्यान में रखिएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना कुछ और भी बहुत सारे प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। हम लोग जो है इस जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर चुका है कि धमनी और सिरा में क्या अंतर होते हैं, तो वो आप लोग जो है लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो आप सबों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या पता आपके परीक्षा में जो है पूछ दिए जाए धमनी और सिरा में क्या अंतर है ना। और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर है, लैंगिक अलैंगिक में क्या अंतर है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है ना। इस तरह से बहुत सारा पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह से हम लोग पर डे जो है ना कुछ सवालों का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।